हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हम लोग कर रहे थे, हिस्ट्री की, इतिहास की जो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 8वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या है। और इसका जो नाम है उसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से, और जितना भी आपने पिछला पढ़ा है वो सारे पॉइंट जो बताए हैं हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, जो चीजें नोट करी वो चीजें आपको नोट रखनी है और रिवीजन भी करते चलना है उसका साथ साथ। और जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक दूसरे के साथ लिंक भी आपको करना है, ताकि आपकी हिस्ट्री की जो समझ है वह जो है डेवलप होती चली जाए और अच्छे से समझ में आए हर एक घटनाएं। ठीक, तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इंट्रो देने के लिए, एक तरीके समझाने के लिए, एक की बात को शुरुआत कैसे करी जाए बच्चों को समझाने के लिए, तो ये चीजें पहले से दी होती हैं। तो ये पढ़ते हैं, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लोहे के औजार और खेती, इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यानी कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? लगभग 3000 साल पहले। ठीक, इस उपमहाद्वीप में, यानी कि जो हमारा भारत है उसमें। उसके आगे महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं इन सब चीजों में कि कहाँ पे कौन से औजार मिले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है पाषाण महापाषाण। ठीक है, उसके आगे देखें, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक, और ये चीजें हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ी हैं। ठीक, तो ये चीज आपको लिंक करते हुए चलना है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, यानी कि जब लोहे की के हल वगैरह बन गए हैं तो उससे हम लोगों का जो खेती करने का जो तरीका है वह बदल गया और खेती करने में आसानी भी हो गई, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक, ज्यादा आसानी होगी किसी चीज को करने में, तो उसको जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया कृषि का। उसके बाद देखें, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई, सिंचाई के बारे में हम लोग देखते हैं। समृद्ध गांवों के बिना, यानी कि जो बिल्कुल अच्छे गांव जिन जहाँ हर सुविधाएं होती हैं उसको कहता है समृद्ध गांव। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ठीक, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, जो हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा है, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए औजार बना हुआ है। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और ये संगीसी लोहे की, ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ठीक है, ऐसी आप मतलब बच्चों के लिए है ये चीजें। उसके बाद देखें, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। ठीक है, यानी कि जो उत्पादन की जो कमी थी वह चीजें घट गई। ठीक है, तो एक निश्चित तरीके से चलने लगा। उसके बाद कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। उसके बाद राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक, अब हमको ये देखिए खालिस्तान, ये चीजें आपको करनी।
ठीक, तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं ये आपको यहाँ पे क्रम से भरनी है। ठीक है, देखना है मतलब इसका सीक्वेंस क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चार तो है, 5 और 6 नंबर पे ये चीजें आपको क्रम से भरनी है, या आप भर लेंगे। उसके बाद ये 9वां नंबर भरना है। गाँवों में कौन रहते थे? ठीक, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़े, सियार और अदिमई कहलाते थे। ठीक है, ये कुछ नाम है, अटपटे आपको लग रहे होंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये जो है तमिल क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको इस तरीके से नाम देखने को मिलेंगे। उसके आगे हम लोग देखें, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि ग्राम भोजक के जो पद है उस पे आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, भू मतलब जमीन, ठीक है, होती थी, वह यहाँ का क्या होता था? ग्राम भोजक। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है, मतलब इनकी जो जमीन थी, इनके जमीन पे दास काम करते थे, नौकर चाकर इनने रखे हुए थे मजदूरी करने के लिए। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ठीक, तो जो कर वसूलने का जो काम है, जो इनके यहाँ खेती में काम वाम करते थे उनको वसूल देते थे राजा लोग। ठीक, इसको ग्राम भोजकों को। उसके बाद ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। उसके बाद देखें, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक, यानी कि जो स्वतंत्र खेती करने वाले होते हैं वह भी थे, इनको गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, तो इनमें दास कर्मकार आते थे। ठीक, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। उसके आगे हम लोग देखें, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, संगम लिटरेचर। उसके बाद इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है, देखिए संगम क्यों कहते हैं? संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, ठीक है, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में हम लोगों को देखना है ये चीज। हम लोग आगे इसको देखेंगे। मदुरै, ये जो मदुरै है ये दक्षिण भारत का एरिया है, आपको आसानी से दिख जाएगा मैप में। ठीक है, कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक, क्योंकि जो कवियों का सम्मेलन होता था मदुरै में, वहां पे कवियों का संकलन, जो कवियों का सम्मेलन होता था वहां पे संकलन होता था किनका? तमिल ग्रंथों का रचनाओं का। तो इस क्योंकि संगम होके, मिलन होके सब कवियों का तो ये रचनाएं होती थी, इसलिए इसको संगम नाम दिया गया। ठीक, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। उसके बाद देखें, नगर क्या कहती हैं? कहानियां, यात्रा और विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। ठीक है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। तो जातक जो कथाएं थी उनका संकलन किसने किया? बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। अब यहाँ पे एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये एक जातक कथाएं हैं। ये देखिए जातक कथा दी हुई है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में
एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं, तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। उसके बाद युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। उसके बाद अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली, तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की आपको क्या करना है? सूची बनानी है। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे का शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। ये आपको तय करना है। उसके बाद घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? ठीक। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थीं? उत्तर के आपको कारण बताने हैं। ठीक है। आंसर राइटिंग इसको करनी है उस तरीके से, मतलब थोड़ा अपना सोच के, ये कहानी से आपको समझ में आ गया होगा तो वो लिखना है। ठीक। उसके बाद आगे हम लोग देखें प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। उसके बाद देखते हैं शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। उसके आगे हम लोग देखें, ये देखिए नीचे सांची की ये जो क्या है मूर्तिकला है, सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। ठीक। अध्याय 11 में हमें सांची के बारे में पढ़ना है। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? ये जो है ये दीवारें हैं, ये आपको ध्यान देना है किस पे है। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। ठीक है। इसके बारे में आपको सोचना है। उसका ये देखिए दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, ये आपको यहाँ पे बताना है, कंपेयर करना है। ठीक है। दोनों को, दिल्ली में ये एक वलय कूप मिला है, हड़प्पा की जो जल निकाय व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली थी, वह उससे ये कैसे जो है भिन्न है, वो ये चीज हम लोगों को देखनी है। उसके आगे अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर जनपदों की राजधानी, जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे। उसके बाद जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः
लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातात्विद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन इसके आगे हम लोग ये पैरा पूरा कर जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ठीक, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में भरूच ढूंढना है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ठीक, तो ये हम लोग देखते हैं इसका ये जो वर्णन है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। ठीक है, भरूच का जो यूनानी नाम है वह क्या है? बेरी गाजा। इसकी कहानी हमको देखनी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कौशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पखुराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भरूच का ये जो है यूनानी नाम है बेरी गाजा। ठीक है, यहाँ से ये सब चीजें निर्यात की जाती हैं। ये आपको पॉइंट नोट कर रखना है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़ा शामिल थे। उसके बाद बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। 2 ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। ठीक, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हम लोग हड़प्पा पढ़ चुके हैं। उसके बाद आहत सिक्के के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना है। ठीक, इसके बारे में आहत सिक्के के बारे में, ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे। ठीक, एक थप्पा नहीं लगाया था, वैसे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ठीक, आहत सिक्के क्यों कहलाए? क्योंकि थप्पा लगा के इनको जो है चित्र बनाए जाते थे, इसलिए ऐसे आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ठीक, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। उसके आगे देखते हैं ये सिक्के के बारे में। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, पृष्ठ 82 हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोगों ने देखा था पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से है, इसमें थप्पा मारा है, इस तरीके से बन गया है। ठीक, विनिमय के अन्य साधन। ठीक, ये हम लोग देखते हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये कविता लिखी हुई है, संगम साहित्य की है, इसको पढ़ते हैं। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक, आपको ये सारी चीजें करके देखनी, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने दिमाग से, क्योंकि जब तक आप खुद से इसके लिए सोचेंगे नहीं तब तक तो थोड़ा जो है समझ आपकी कैसे फिर डेवलप होगी। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है अपने मन से। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखें नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर
कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ये हम लोगों को मानचित्र में ये सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे 105 पेज नंबर पे। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। ठीक है, कितने साल से? 2500 साल से भी ज्यादा समय तक से पहले ये महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम, हम लोगों ने आपको बताया था, ये जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? ये वाली जो हमारी दिशा है ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर। ठीक है, उत्तर से दूसरा दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। मथुरा जो था वह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ये भी पॉइंट आपको नोट करके रखना है। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, यानी कि कुषाणों के बारे में हम लोग जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद आगे हम लोग देखें। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी कि छोटे अभिलेख हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनानी है। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। ठीक है, ये आपको सोचना है, आपको लिखना नहीं है, सोचना है कि क्या क्या था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में। उत्तरी काले चमके पात्र, ठीक, NBPW। तो ये हम लोग देखते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर, उच्च यानी हाई टेम्परेचर पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। उसके बाद शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में जानते हैं। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। अभी हम लोगों ने देख लिया। क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि उत्तरी जो है उपमहाद्वीप में मिले हैं। ठीक, उसके बाद अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही क्या था? महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, और जो हमारे दक्षिण भारत में क्या है? मदुरै है। ठीक, तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना के, यूनियन बना के रहते थे। ठीक, एकजुट होकर रहते थे अनेक शिल्पकार और व्यापारी, जो इन्हें श्रेणी कहते थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक, श्रेणी किसे कहते थे? जो अनेक शिल्पकार और व्यापारी थे जो अपना संघ बना के रहते थे उन्हें श्रेणी कहते थे। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, फटाक से नोट कर लीजिए। शिल्पकारों की श्रेणियों का
काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। ठीक, तो ये जो श्रेणियां थी, ये जो पूरे गुट बने थे, संघ बना था, इनका काम था प्रशिक्षण देना यानी ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, रॉ मटेरियल जो है जो प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, और तैयार माल का वितरण करना यानी कि जो है बांटना सबको। ठीक, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है कि श्रेणियां जो है एक तरीके से बैंकों की तरह काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, जो भी लाभ होता था। उसके आगे हम लोग देखें, सूत काटने और बुनने के नियम, ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है। ठीक, इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो जो चाणक्य द्वारा जो हमारी जो बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र, तो ये इकोनॉमी यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पे आधारित नहीं है, ये एक राजनीतिक व्यवस्था पे आधारित है। बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक, लेकिन उसमें जो जो चीजें दी गई वो प्रशासनिक और राजनीतिक, कैसे मतलब राजा को क्या काम करना है, किस तरीके से जो है चलाना है प्रशासन, ये सब बातें बताई गई हैं। तो ये कोई इकोनॉमिकली बुक नहीं है अर्थशास्त्र। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। और उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिच्छुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो किन किन लोगों को लगाया था ये आप लोग देख सकते हैं। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है, यानी कि पारिश्रमिक मतलब वेतन। ठीक, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ये सब क्या लिखा है, नियम है जो कि अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। ये सारे नियम इस तरीके से चलता था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी कि सुबह सुबह एकदम बिल्कुल सुबह सुबह जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी कि उनको जो है उसका मुआवजा, उनको पैसा उनको दिया जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये नियम था कि अगर जो निरीक्षक है वह उस औरत की तरफ जो है देखता है, मतलब या गलत तरीके से बातें करता है, ठीक है ना, तो पूरी मतलब सुरक्षा का ध्यान रखा गया था औरतों की, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार के कड़े नियम थे। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। ठीक, तो हम लोगों ने अभी देखा किन किन महिलाओं को नियुक्त कर सकता है। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? तो हो सकता है बिल्कुल झेलनी पड़ती होंगी, ये आपको जो है सोचना है इसके बारे में बस। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेडू। ठीक, मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 में हमें देखना है अरिका मेडू जो कि पुदुचेरी में है। ठीक, और इसको ढूंढना है, हम लोग अभी ढूंढते हैं। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। तो जो हमारा पृष्ठ 88 है, ये 87 है, ये है 88। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः
गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये देखिए अभी लेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि प्रारंभ में जो है तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनानी है। हम लोगों को ये पढ़ना है। मानचित्र 6 में, मानचित्र 6 जो है पृष्ठ 76 पे जो है उस पे हम लोगों ने रोम देखा था। ठीक, यह यूरोप जो रोम है यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। ठीक, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर, ठीक, रंगमंडल एम्फी थिएटर इनको बुलाया जाता है, बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी-नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट, ठीक है, जलवाही सेतु को क्या बोलते हैं? एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी लगाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवायु सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, ये आपको जो है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, ये क्या है? ये एक्वाडक्ट है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। ये हमारा 8वां चैप्टर था। उपयोगी शब्द देख लेते हैं। लोहा, गांव, सिंचाई, संगम साहित्य जो हम लोगों ने देखा, वलयकूप, पत्तन श्रेणी। ठीक, बाकी ये चीजें आपको करके अपने हिसाब से देख लेनी है, ये सारी चीजें। ठीक, हुआ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट, और इसके आगे का चैप्टर हम लोग अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये सारी जो पॉइंट हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं, और जितने भी पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको लिंक करते हुए इससे चलनी है। तो अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।